नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है और खबर मुंबई से, लेकिन ये खबर जो है वो महाराष्ट्र सरकार को लेकर नहीं, खबर औद्योगिक घराने की है और इस खबर ने मुझे चौंका भी दिया। खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियों और अधिकारियों पे 35 जगह पर छापे मारे। यह कार्रवाई पीएमएलए की धारा 17 के तहत की जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। ईडी की शुरुआती जांच से पता चलता है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी और वित्तीय संस्थाओं को गुमराह करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग में शामिल थी। इसमें कथित तौर पर 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपए की लोन की अवैध रूप से हेराफेरी शामिल थी। ईडी ने 3000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लोन और फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 35 जगह पर छापे मारे। सीबीआई ने इस मामले में पहले भी एफआईआर दर्ज कर दी थी। ये शिकायतें आरएएजीए कंपनी के तरफ से यानी रिलायंस अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कंपनियों की तरफ से लोन के दुरुपयोग, रिश्वतखोरी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी के आरोप से संबंधित है। अनिल अंबानी की कंपनियां रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की संस्थानों को कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, एनएफआरए और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने जांच में मदद करने वाले फाइंडिंग इनपुट शेयर किए थे। ईडी की शुरुआत जांच से पता चलता है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन का हेराफेरी और वित्तीय संस्थाओं को गुमराह करने की एक सोची समझी प्लानिंग में शामिल थी और 3000 करोड़ रुपए का हेराफेरी का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि लोन वितरण से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं को पैसा हासिल हुआ। इससे बैंक अधिकारियों और उधारकर्ता फर्मों के बीच संभावित रिश्तोखोरी और लेन देन की व्यवस्था को सवाल उठते हैं। ईडी यस बैंक के प्रमोटर्स और अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के बीच कथित साठगांठ की जांच कर रही है। यस बैंक के लोन अप्रूवल में गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पिछली तारीख के क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम सीएम बिना जांच पड़ताल या क्रेडिट एनालिसिस किए गए निवेश किया गया और बैंक की अपनी क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए लिए गए फैसले अनियमितता में शामिल है। कई मामलों में औपचारिक मंजूरी लेने के पहले ही लोन का वितरण किया गया। आवेदन जमा होने के दिन ही रकम जारी की गई। कुछ फर्म जिन्हें रकम मिली है कि वित्तीय स्थिति कथित तौर पर कमजोर थी, उनके पते और डायरेक्टर एक जैसे थे, साथ ही उनके पास उचित दस्तावेज की कमी थी, जिससे सेल कंपनियां और राउंड ट्रिपिंग का शक बढ़ता है। ईडी के जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। बताया जा रहा है कि सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से दिए गए कारपोरेट लोन में भारी उछाल देखने के बाद अपनी फंडिंग ईडी के साथ शेयर की, अपनी फाइंडिंग। क्योंकि कारपोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-2018 में 3742.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 18-19 में 8670.80 करोड़ रुपए हो गया था, यानी 5000 करोड़ एक साल में बढ़ गया था। ईडी इस बात की जांच कर रही कि क्या यह उछाल किसी बड़े लोन डायवर्जन का प्लान में जुड़ी थी। हाउसिंग फाइनेंस की जांच के हिस्से के तौर पर अनियमितता, जल्द अप्रूवल, प्रक्रिया उल्लंघन और संबंधित पक्षों को लोन देने को भी उजागर किया गया है। ईडी की यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रमोटर अनिल डी अंबानी को भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत औपचारिक रूप से फ्रॉड घोषित किए जाने के कुछ दिन बाद शुरू हुई। बैंक ने इस धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को दी थी और सीबीआई
में शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा था। आरकॉम को एसबीआई के लोन में 2227.64 करोड़ रुपए के फंड बेस्ड लोन और 786.52 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी शामिल है। कंपनियां दिवाली कार्यवाही की गुजर रही है और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के अंतिम फैसले का इंतजार है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में सांसद को सूचित किया था कि एसबीआई ने दिवाला एवं शोधन अक्षम संहिता आईबीसी के तहत अनिल अंबानी के खिलाफ भी व्यक्तिगत दिवाली कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार को ईडी की कार्रवाई 35 से ज्यादा परिसरों में 50 से ज्यादा कंपनियों के ठिकानों पर हुई और मामले से जुड़े हुए 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। ये छापे मुंबई और दिल्ली में मारे जा रहे हैं। इसमें अनिल अंबानी के व्यावसायिक कार्यों से जुड़े हुए दफ्तर प्रतिष्ठान शामिल है। हालांकि अभी तक उनकी निजी आवास की तलाशी नहीं ली गई है। ये है खबर और इस खबर को अब हम थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखें। क्या अनिल अंबानी अकेले ऐसे उद्योगपति है कि जिनके साथ ये काम होता है? हाल ही में कल ही निशिकांत दुबे नाम के एक बीजेपी के सांसद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में यह कहा गया कि निशिकांत दुबे का जो ट्रस्ट है, जिसकी उनकी पत्नी जिस ट्रस्ट में है और उनके दोस्त सारे उनके ही परिवार के लोग उस ट्रस्ट में हैं, उस ट्रस्ट में जो डोनेशन देने वाली कंपनियां हैं, ना उनके रजिस्टर ऑफिस है, ना उन कंपनियों का कोई ठिकाना है, वो सारी शेल कंपनियां हैं। ये एफआईआर दर्ज करने के बाद भी ईडी वहां क्यों नहीं जाती? जब डीआरआई गौतम अडानी के खिलाफ सेबी को लेटर लिखती है और बताती है कि गौतम अडानी ने यूएई से कैसा एक पावर प्रोजेक्ट प्लांट इंपोर्ट किया और उसमें 1,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वो पेमेंट कैसा यूएई के कंपनी से फिर उनके ही एक कंपनी को मॉरिशियस में ट्रांसफर हुआ और वहां से कैसा फिर भारत में निवेश हुआ, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ट्रेल दिया, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करता। ओवर बिलिंग किया। गुजरात गवर्नमेंट ने खुद गौतम अडानी से पैसा मांगा कि 3,000 करोड़ आपने एक्स्ट्रा बिलिंग किया है, झूठे बिल दिए हैं कोल के, और ये सारा कोल के बिल रेज किए गए, कोई हांगकांग में, कोई यूएई में, कोई सिंगापुर में। इसका मतलब वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन ईडी इस पे मौन है। अनिल अंबानी क्यों? क्या अनिल अंबानी को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी चल रहे झगड़े का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? गौतम भाई और अमित शाह, इनकी दोस्ती सालों पुरानी है। जब दोनों स्ट्रगल कर रहे थे तब की दोस्ती है। दोनों प्लास्टिक के पाइप मैन्युफैक्चरिंग में साथ में थे। ऐसे कई गुजरात में लोग देखेंगे जो अपनी लैम्ब्रेटा पे या अपने स्कूटर पे गौतम अडानी अमित शाह को लेके घूमते थे। बाद में अमित शाह का ग्राफ राजनीति में चढ़ता गया और अंबानी उसी की सीढ़ी बना के, अडानी उसी की सीढ़ी बना के भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। लेकिन अनिल अंबानी ये नरेंद्र मोदी जी के कोटे में माने जाते हैं। उनकी नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती, उनकी अडवाणी जी से दोस्ती, यही मोदी जी की दोस्ती है जो उन्हें यूरोप के टूर पे साथ में ले गई। और ऐसे उद्योगपति को कि जो जिसकी कंपनियां डूब रही थी, वो डेलीगेशन में साथ जाते हैं, जर्मनी रुकते हैं। जर्मनी में क्या हुआ पता नहीं, फिर उसके बाद आगे फ्रांस जाते हैं, वहां राफेल्स का सौदा होता है और उसमें जो ऑफसेट कंपनी होती है राफेल्स के लिए, जो अपनी एचएएल थी, एकाएक एचएएल की जगह पे अनिल अंबानी की कंपनी आती है। अनिल अंबानी को डुसेल्डोर्फ जो कंपनी है राफेल बनाती है, वहां से पैसा भी मिलता है।
जिस आदमी ने कभी खिलौने का प्लेन नहीं बनाया उसको फाइटर जेट बनाने के लिए ऑफसेट में पार्टनर किया जाता है। ये सारी कृपा किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। राफेल बनाने वाली डसल्ट एल्फ इतनी मूर्ख नहीं है कि जिस कंपनी को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं उसी के साथ टाइप करेगी। तो कहीं जो अभी बीजेपी में अभी तक अध्यक्ष पद घोषित नहीं हो पा रहा है, 75 साल का प्रेशर है, संघ बीजेपी के बीच में तलवारें खींची गई है, सब सारा भारत जानता है। ऐसे में क्या मोदी जी 75 के बाद से एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहते हैं संघ से? लेकिन मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना ये अमित शाह जी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अमित शाह जानते हैं यदि मोदी जी 75 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं तो फिर उनका नंबर इमीडिएटली नहीं आने वाला, और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा फिर क्या वो उसी ताकत के साथ सत्ता और संगठन संभाल पाएंगे जो वर्तमान में संभालते हैं। इसलिए अमित शाह जी के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना बहुत जरूरी है। क्या उसी तारतम्य में तो ये प्रेशर नहीं डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि अनिल अंबानी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रही है। एकाएक ईडी की एक्टिविटी क्यों? यस बैंक का स्कैंडल तो बहुत पुराना है, आज ईडी क्यों एक्टिव होती है? जब मैं इस तरह से देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। उसमें ये मेजर एंगल है क्योंकि अंबानीज, चाहे मुकेश हो या अनिल, ये हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। गौतम अडानी जी का ग्राफ तो ऊपर उठ रहा होगा, लेकिन मुकेश अंबानी भी सरकार के साथ ही है। अनिल अंबानी तो ब्लू व्हाइट बॉय थे मोदी जी के। इसलिए हमेशा कहते हैं हम कि भारतीय उद्योग जगत में जब भी ईडी एक्टिव होती है, ईडी कहीं भी एक्टिव होती है, तो उसके कई मायने होते हैं और एक सिरे से ईडी की एक्टिविटी देखनी पड़ती है। आज ईडी की ये एक्टिविटी जब देखी तो मुझे ए एंगल भी दिखने के लिए दिखाई दिया। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।